आप देख रहे हैं प्रोग्राम जमहूर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। इस मुल्क में इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाना नसीब में शायद लिखा हुआ है, लेकिन कुछ शुक्र अदा करते हैं उस सोशल मीडिया का, इंटरनेट का और कुछ ऐसी जो समाजी राब्तों की वेबसाइट है जहां पर अब लोगों को अपने इजहार की आज़ादी है। हमने देखा माजी के अंदर अगर हम बात करें तो जाली पुलिस मुकाबले, बच्चों के साथ ज्यादती, उनका कत्ल और फिर उसके साथ साथ मुल्जमान का आजादाना घूमना, पूरे मुल्क के अंदर अब कम से कम आवाज उठती है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के इदारों के ऊपर सवालिया निशान इसलिए पड़ जाता है कि पुलिस खास तौर पे जिसका काम जुर्म की रोकथाम है, जब वो खुद जाली मुकाबलों पे आ जाए, जब खुद पुलिस जाली मुकाबले करने लगे, जब जाली मुकाबले करने वाले अफसरान को तरक्कियां दी जाएं, उनको सराहा जाए, तो फिर राव अनवार जैसे अफसरान जो कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, उनके जरिए नकीबुल्लाह जैसे बेगुनाहों का कत्लेआम होता है। और फिर यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ कराची का मकसूद, इसके साथ इंतजार और दीगर ऐसे कई वाकयात जो कि पाकिस्तान और खास तौर पे हमारे मुल्क के जो इंसाफ का सिस्टम है उसका मजाक उड़ाते नजर आते हैं। हमने देखा कि सारी सूरत हाल में जब ज़ैनब का मामला आया, कसूर में 2015 में जब वाकयात हुआ, 250 बच्चों का वाकया हुआ, उसके बाद इस तरह के वाकयात पेश नहीं आने चाहिए थे। जिस वक्त ज़ैनब के साथ ज्यादती और कत्ल हुआ उस वक्त तक 11 से 12 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे। ज़ैनब 12वीं बच्ची थी, 11 बच्चियां अपनी जान की बाजी हार चुकी थी, एक उसमें से सिर्फ जिंदा बची जो कि मेंटली तौर पे, दिमागी तौर पे दुरुस्त नहीं। क्या अब मुल्क के अंदर इंसाफ के लिए सड़कों पर आना होगा? मुल्क में इंसाफ के लिए सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठानी होगी? पुलिस का किरदार क्या है? ये जाली पुलिस मुकाबले कौन इसकी सरपरस्ती करता है? क्या जाली पुलिस मुकाबले किसी भी इंसाफ का सिस्टम जिस मुल्क में मौजूद हो, क्या वहां जाली पुलिस मुकाबले हम उसको एनकरेज कर सकते हैं? उसकी हम जो है वो किसी भी तरीके से उसको बैक कर सकते हैं? जाली पुलिस मुकाबले करने वाले अफसरान को तरक्कियां, उनको शाबाशियां देने का मजाज हो सकता है माशरा? ये वो तमाम बातें हैं। अच्छी बात यह है कि ज़ैनब का कातिल पकड़ा गया है, लेकिन मेरा सवाल पूरे मुल्क से, हर इदारे से, इंसाफ देने वालों से यह भी है कि क्या ज़ैनब के बाद फैसलाबाद में जो बच्चा जिसके साथ जो कत्ल हो गया ज्यादती के बाद, उसको इंसाफ कब मिलेगा? भलवाल में बच्ची के साथ ज्यादती हुई, कत्ल हो गई, उसको इंसाफ कब मिलेगा? मर्दान के अंदर 4 साला आसमा, उसको इंसाफ कब मिलेगा? अभी इसी के साथ साथ वो तमाम लोग इंसाफ के मुंतजिर हैं, नकीबुल्लाह, मकसूद, इंतजार, ये वो तमाम लोग हैं जिनके वालिदैन इंसाफ के लिए अब भी ख्वाहिश रखते हैं कि उनको इंसाफ मिले। और मिशाल कत्ल केस आपको याद होगा, जहन अगर हमारी याददाश्त कमजोर नहीं है तो मिशाल का कत्ल बेगुनाह का कत्ल था, केस उसका चल रहा है, लेकिन कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ में ताखीर होती है तो फिर इंसाफ के हुसूल के लिए उसके चांसेस उतने कम हो जाते हैं। मिशाल का केस भी सामने है, बहुत पुरानी बात नहीं है, जल्द अज जल्द उसका फैसला होना चाहिए। जो लोग मुलव्वस हैं उनको कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए। इस सब पर बात आज करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अनीस हारून साहबा, रुकन कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक। बहुत शुक्रिया आपका अनीस साहबा प्रोग्राम पर तशरीफ लाने के लिए। ताहिर आलम खान साहब, साबिक आईजी इस्लामाबाद, सर बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे इसी के साथ साथ ज्वाइन करेंगे जबरान नासिर साहब होंगे मेरे साथ, एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और काफी ज्यादा एक्टिव हैं इस तमाम वाकयात के पीछे। और साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि मकतूल इंतजार के जो वालिद हैं मोहम्मद इश्तियाक साहब, उनको भी हम अपने साथ लें, उनसे भी बात करें कि इश्तियाक के कत्ल और उसके जो लोग इसमें मुलव्वस हैं वो भी पुलिस की गोलियों का निशाना बना, उस पर क्या पेशरफ्त हुई, ये सब पर बात करेंगे। अनीस साहब, आपसे मैं आगाज करता हूं। ये सोसाइटी में इस तरह की चीजों में हम देखते हैं कि जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, हर चीज महंगी है लेकिन एक इंसानी जान जो है वो सबसे कम कीमत है। उस पर कोई भी आवाज उठाने को, बात करने को, इंसाफ देने को तैयार नहीं, क्योंकि शायद लगता है अशराफिया के लिए इंसाफ है। सोशल मीडिया का ही अब सहारा लेना पड़ेगा इंसाफ के लिए। देखिए, ये बहुत अफसोस की बात है कि जब तक के लोग शोर नहीं मचाते, चीखते चिल्लाते नहीं, रोते नहीं, सड़कों पे नहीं निकल आते, उस वक्त तक रियासत को ये ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो देखें कि इंसाफ दे रही है उनका सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और अदालतें या नहीं। कुछ इदारे भी हुकूमत ने बना दिए हैं, ये भी गनीमत है, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स भी है। और हमने 2015 में जब कसूर का ये वाक़या हुआ था तो वहाँ
हमारी टीम गई थी, चेयरमैन भी गए थे और वहाँ बैठ के पूरी एक तफसीली रिपोर्ट बनाई थी, रिकमेंडेशंस दी, इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्या होना चाहिए। आपके नजदीक कसूर 2015 का जो वाकया हुआ, जी। ज़ैनब तक नौबत आनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हुआ। वो किसकी जिम्मेदारी थी एक्शन? वो रियासत की जिम्मेदारी है, वो रियासत की जिम्मेदारी है, जो वहाँ हुकूमत है, जिसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी जिम्मेदारी है। जब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, रियासत की रेट इस्टेब्लिश नहीं होती। और देखिए, वो जो SHO उस वक्त बैठे हुए थे, वो अभी तक बैठे हुए हैं। राइट। उनका ट्रांसफर भी नहीं हुआ 2015 से अब जी जी, उनके खिलाफ जो एक्शन लेना था वो तो दूर की बात है, वो वहीं बैठे हुए हैं। तो जब इदारे अपने काम में मुस्तैद नहीं होंगे और संजीदगी से नहीं लेंगे, तो फिर इसी तरह के वाकयात ताहिर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, कि आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड आपका इन सारी चीजों में। सर, क्या किसी तौर पे भी पुलिस के अंदर जाली मुकाबले ऐसे माशरे में जहां अदालतें हों, क्या दुरुस्त है? और ऐसे अफसरान की प्रमोशंस, उनकी सरपरस्ती, उनकी शाबाशियां, क्या पुलिस का मोराल ये बढ़ाती हैं या फिर माशरे और पुलिस डिपार्टमेंट पे एक काला दाग है? देखें, जाली मुकाबलों के हक में कोई भी बात नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जहां भी होगी, जिस अंदाज में भी होगी, उसे कंडेम किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारा जो सिस्टम है, इंसाफ फ्राहम करने का सिस्टम, ये मुल्ज़मों को सज़ा नहीं दे पाता। और हम देखते हैं कि वर्षा तक बाज़ का बैठ जाते हैं। बड़ा कभी जुर्म हुआ होता है उनके बच्चों के साथ या उनके फैमिली के अफराद के साथ, लेकिन वो दबाव में आ जाते हैं, या इंसाफ इतना, जैसे कि आपने कहा कि जस्टिस डिनाइड जस्टिस फेल, इतना डिले हो जाता है कि उनके हौसले और हिम्मत हार जाते हैं वो। और फिर वो एक स्टेज आती है जब वो दबाव से या पैसों से बैठ जाते हैं। सर, मेरा एक सवाल आपसे, उसमें दूसरा ये कि जिस किस्म की एविडेंस चाहिए होती है, वो एविडेंस अवेलेबल नहीं होती। इस ज़ैनब के केस में देख लें कि वो मोहल्लेदार था, बार बार उसकी तस्वीर मीडिया पर दिखाई जा रही थी, उसकी वीडियो, लेकिन किसी मोहल्लेदार ने जुर्रत नहीं की कि उसका नाम ले दे। ठीक सर, इसके ऊपर बात करते हैं। मैं जरा थोड़ा सा आपसे कंसर्न इसके ऊपर आता हूं जरा सा, कि नकीबुल्लाह, मकसूद, इंतजार, आपने देखा कि ये पुलिस की गोलियों का निशाना बने। है आप समझते हैं कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राव अनवार SSP बरकरार रहते हैं, उसी जिले के रहते हैं, मलीर के ही रहते हैं, बार वहां हटते हैं और फिर वहां पे आते हैं? आप समझते हैं कि किसी ना किसी सरपरस्ती की बुनियाद पे वो इतने ज्यादा आगे तक गए? डेफिनेटली उन्हें कुछ सरपरस्ती हासिल है। और ये तो सरेआम आम खुली बात है कि मोहतरम जरदारी साहब के वो बड़े लाडले हैं और उसकी वजह से उनको पोस्टिंग वगैरह मिलती रही है कि हम लेकिन उनमें कता नजर इससे कि जो ये इनकाउंटर्स हुए, जबरान साहब मेरी बात को कंडेम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उनमें कुछ सिफ्तें भी हैं। मसलन वो एक अच्छे मेहनती इन्वेस्टिगेटर हैं। इस वाकये से हटके वो एक ब्रेव अफसर हैं। लेकिन सर, उनकी पहचान एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से होती है। फिर वो टेररिस्टों से डरने वाले नहीं हैं, और टेररिस्टों को फेस करना किसी भी रंग में, किसी भी हाल में एक बड़ा जुर्रतमंदाना काम है। लेकिन हमारा माशरा चूंकि इसकी तरकीबात कुछ ऐसी हो गई हैं कि यहाँ पर इस किस्म के लोग ही आगे आते हैं, और फिर जब आप देखें कि इसकी वजह से फर्क भी पड़ा। आप देखें कराची में क्या हालात थे 2012-13 में, टारगेट किलिंग कितने अरूज पर थी, भत्ताखोरी का क्या हाल था। लेकिन उसकी कामयाबी का अनवार के सर पे तो नहीं जाता। नहीं, पुलिस के और भी पुलिस के कितने जवानों ने शहादत दी, दुरुस्त है, कितने जवानों ने अपनी जिंदगी, लेकिन बावजूद उसके सर के एनकाउंटर को हम इनकरेज तो नहीं कर सकते। मैं इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप सिस्टम ऐसा कर दें राइट कि इनकाउंटर्स की जरूरत ना हो। ठीक है, ये वुकला हमारे जो कि इसी किस्म के जालिम मुल्जिम जानते बूझते हुए भी कि ये वाकई मुल्जिम है, फिर भी उसके केस की पैरवी करते हैं पैसों की खातिर, डेट पर डेट लेते हैं और केस को लटकाया जाता है, लिंगर ऑन किया जाता है। यानी जस्टिस सिस्टम को बेहतर करने की भी जरूरत है। एक ऐसे माशरे में जहां कोई
गवाही देने के लिए आगे नहीं बढ़ता। ठीक है सर, और मैं पुलिस की गवाही को माना नहीं जाता। मैं जरा आता हूं आपकी तरफ, अगर मुझे इजाजत दे, मैं बाकी दो गेस्ट को भी लेता हूं, फिर हम आते हैं इसी डिस्कशन के ऊपर। जिब्रान साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका जिब्रान साहब। ये जो पुलिस के हाथों मकसूद, नकीबुल्लाह, इंतजार, ये क्या चल रहा है इनके साथ? इनको कोई इंसाफ मिलेगा? इनके ऊपर भी पूरी मशीनरी हरकत में आएगी, या सिर्फ आला शख्सियात इनके घरों पे चक्कर लगा के इनसे मिलके और मामला जो है फिर पस से पर्दा चला जाएगा और हम किसी नए इशू की तरफ, मीडिया भी जो उस पर लग जाएगा? सर, अगर हुकूमत पे छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर पुलिस पे छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। उसको मैं आपको सिंपल सा बयान और सबूत ये दे देता हूँ कि नकीबुल्लाह का कत्ल 13 जनवरी को हुआ था। 17 जनवरी तक पुलिस की स्पेशल ब्रांच क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी, हुकूमत के अपने इदारे क्या कर रहे थे, क्यों इंतजार किया गया अवाम के एहतजाज का, क्यों इंतजार किया अवाम के सड़क पे आने का, सोशल मीडिया पे शोर मचाने का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्वेश्चन पूछने का, इससे पहले आप इंक्वायरी क्वेश्चन करते। अगर इनके मैकेनिज्म इन प्लेस है, अगर ये प्रोटोकॉल बने हुए हैं, अगर ये कानूनी सारी चीजें हुई भी हैं, तो ये अमल दरामद में क्यों नहीं लाई जाती? आप अगर एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं तो सवाल ये है कि क्या आप अपनी चलाई हुई गोलियों का हिसाब देते हैं, या आप ये करते हैं कि 4 आपने दहशतगर्द मार दिए, साथ में 2 मासूम जिनको भत्ते के उठाया था उनको भी मार दिया कि चलो अगर तंदूर गर्म है तो 2 नान मैं भी अपने हिस्से के लगा अच्छा जिब्रान साहब, ये राव अनवार से क्या गलती इसी बार हुई है, या इससे पहले तक वो जितने इनकाउंटर्स करते रहे वो सब जस्टिफाइड थे? सर, गलती गैर दानिस्ता होती है, ये जुर्म हुआ है, ये सोचा समझा मर्डर है, बकायदा होमोसाइड है और पुलिस कस्टडी के अंदर हुआ है। और मैं यहाँ पे बहुत आपके बात रेज करूंगा कि मेरे पुलिस के वो नौजवान जो जवानी में शहीद हो गए, या पुलिस के वो सीनियर ऑफिसर जिन्होंने अपने बीवी बच्चों के बजाय हमारे खानदानों की ज्यादा खिदमत की और हिफाजत के बारे में सोचा और अपनी पूरी जिंदगी रिस्क में गुजार दी, उनकी सर्विस की तौहीन है अगर कोई इंसान वही वर्दी पहन के मासूमों का कत्लेआम करे। लोगों के दिल में इस वर्दी का तकद्दुस होना चाहिए, वो लोगों के दिल में इस वर्दी की इज्जत होनी चाहिए और इस पर एतमाद होना चाहिए। राव अनवार साहब जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जब वर्दी पहन के ये काम करते तो पूरे डिपार्टमेंट पे एक तो एतमाद ही बहाल नहीं होता, इसकी इज्जत ही पमाल। ठीक है जिब्रान साहब, मैं इश्तियाक साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इश्तियाक साहब के जो साहबजादे हैं इंतजार साहब के साथ क्या हुआ, उनके मामले के ऊपर इस वक्त क्या प्रोसीडिंग चल रही है? मैं उनके वालिद से तो पूछूंगा, लेकिन बहैसियत एक्टिविस्ट के तौर पे क्या आप उनकी तहकीकात जो उनके बेटे के कत्ल के हवाले से चल रही है, क्या मुतमईन आप हैं? आपको लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है? करो यार, पीछे मुझे नहीं आता कैसे साथ जो हूँ वैसे भी रास्ते में हूँ, और गुज़िश्ता रोज में इनके साथ था। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के पास हम गए थे, चूंकि नेशनल असेंबली के स्पीकर ने एक इंक्वायरी तलब की है। जहां तक मेरे इल्म में है, इश्तियाक साहब इसको बेहतर बता सकेंगे कि वो जरा भी एतमाद नहीं है इस वक्त इंक्वायरी के ऊपर, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबूत है पूरे के पूरे वाकये का, वो सीसीटीवी फुटेज जो है, वो उसकी कॉपी पुलिस ने अभी तक इंतजार के वालिद को नहीं दी है। हमारे पास इस बात का क्या भरोसा या सबूत कि कल को वीडियो एडिट नहीं कर दी जाएगी, जिनको बचाना होगा उनको बचा नहीं लिया जाएगा। एक वालिद है जिसके नौजवान मासूम बच्चे को आपने वैसी बेदर्दी से मार दिया, क्या उसका इतना भी हक नहीं है कि जो उसका एक वाहिद शवाहिद है, सबूत है, आप उसके हवाले कर सके कि कम से कम वो अदालत में ये केस तो लड़ सके और जो कातिल है उनको मंतकी इंजाम तक दिया जा सके। जिब्रान साहब, मैं इश्तियाक साहब के पास आता हूं, जरा आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा जरा। इश्तियाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इश्तियाक साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आप जिस सहने से, जिस कर्ब से और जिस दुख से गुजर रहे हैं सही नहीं वो आप जानते हैं, लेकिन हम इस चीज को आपके साथ बराबर की ना सिर्फ शरीक है बल्कि कोशिश ये कर रहे हैं कि आपकी आवाज के साथ हम भी आवाज को मिलाएं। मुझे बताइएगा कि आपके साहबजादे के साथ जो कुछ हुआ, जो सानिया पेश आया, क्या आप उस तहकीकात से मुतमईन हैं? कहा यह जा रहा है कि वो 6 अफराद जो कि CLC के थे, पुलिस के लोग थे, उनको गिरफ्तार करके तहकीकात की जा रही हैं। क्या आप तहकीकात से मुतमईन हैं अपने बेटे के कत्ल की? सर, आज पहला दिन है जो मैं अपनी तहकीकात से मुतमईन हूँ। आज से पहले कल तक कतन मुतमईन नहीं था मैं। जब से ये इंसिडेंट हुआ है उस वक्त से लेकर कल तक मैं मुतमईन नहीं था। लेकिन आज से जो तफ्तीश शुरू की है आमिर फारूक साहब ने, जो CTD के हैं, तो उससे मैं मुतमईन हूँ, इत्मीनान है मुझे।
तो मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले तक जो वाकया हुआ इसके अंदर मदिया कियानी का नाम लिया जा रहा है, इस चीज के अंदर कहा जा रहा था कि वो मौजूद थी उस जगह पे। क्या आप समझते हैं कि उनको शामिल तफ्तीश उस तरीके से किया गया? क्या वो प्राइम विटनेस नहीं है उसमें? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। आप ये देखें, मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूं कि जिस वक्त इंसिडेंट हुआ है और मैं जाए वकू पे गया हूं, ठीक है, अपने बच्चे की गाड़ी के पास, एक पुलिस वाला वहां पे नहीं है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि भाई आए आप दरख्शा थाने और इसकी FIR कटाएं या कुछ गाइड करें। कोई भी नहीं है, खाली मोबाइल खड़ी है और उसमें पुलिस वाले बैठे हैं जो गाड़ी को ऑब्जर्व में रखा हुआ है उन्होंने कि गाड़ी के पास कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मुझसे कोई कंसर्न नहीं किया। इसके बाद सर हम रात के 11 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक बैठे रहे दरख्शा थाने में और हमें एक ही आदमी नजर आया है दरख्शा थाने में और वो भी कोई उस खास ऐसा इंटरेस्ट या रिस्पॉन्स नहीं ले रहा था। ये उस रात की कहानी हो गई। फिर इसके बाद संडे को किसी ने कोई कांटेक्ट नहीं किया। हम भी अपनी तदफीन में अपने दुखों में थे। पीर को शाम को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है DIG आज़ाद खान साहब ने, और मुझे कॉल आई है कि हम आपके पास आ रहे हैं कुछ चीज़ें शेयर करने के लिए। मैंने कहा ठीक है, वेलकम, आइए। जब वो आए हैं तो मेरे लायर भी नहीं थे, सिर्फ हमारे घर के साथ 2 लोगों को उन्होंने बिठाया है और कहा है कि ये CCTV फुटेज हम लेकर आए हैं, आप देखें। वो CCTV फुटेज देखने के बाद मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया और वो मैं अब भी कहता हूँ कि 1000%, नॉट 100%, 1000% आई एम श्योर कि मेरे बच्चे को प्री प्लान टारगेट किलिंग में किया गया है, शहीद। ठीक है ना। अब इसका सबब क्या है, मोटिव क्या है, ये मुझे नहीं पता। ये किस पे शक है आपको? इसके बाद जो आपको शक है इश्तियाक साहब इसके ऊपर कि अगर प्री प्लान है तो क्या शक है आपको किसी के ऊपर, या मदिया कियानी का नाम इस पे सामने आ रहा है कि वो साथ मौजूद थी उस वक्त उसमें? वो इस तरह से मदिया कियानी का नाम सामने आ रहा है कि भाई उसकी गाड़ी में वो उस वक्त बैठी हुई थी। इन्होंने बर्गर किंग से 2 बर्गर लिए थे और जब सारा ये इंसिडेंट हो गया है उसके बाद वो बड़े आराम से उतर के रक्षा पकड़ के अब चली गई हैं। फिर रक्षे में बैठ के उन्हें ख्याल आया है कि ओहो मेरा मोबाइल रह गया है, फिर वो मोबाइल लेने आ रही हैं। ठीक है ना। तो और उसको पुलिस ने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि उसको आपने क्यों नहीं भाई ऑब्जर्वेशन में लिया। 3 दिन तक मंजर आम से वो गायब रही हैं। बाद में जो है समा चैनल ने उन्हें लाइन अप किया है, तो मुझसे भी बात हुई है, तो जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वो ऐसा था, मेरा भाई था, दूसरी तीसरी मुलाकात हुई, ये सब चीज़ें मुझे नहीं कोई तसल्ली दे रही हैं। इसके बाद उन्हें मंजर आम पे CCTV फुटेज नहीं आई है। ठीक है। और हत्ता कि मैं खुद अपने पर्सनल एफर्ट से उस शॉप पे गया हूँ जिस बिल्डिंग में ये कैमरे लगे हुए थे, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने कहा भाई हमने जैसे ही ऑफिस खोला है मंडे की मॉर्निंग वैसे ही पुलिस पार्टी आ गई है और वो ना सिर्फ CCTV फुटेज ले गई बल्कि वो तो हमारा DVR सिस्टम ही ले गई है। हमने उनसे कहा भी कि ये तो हमारी मलकियत है, इसमें हमारी भी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने हमें जवाब दिया कि नहीं, ये हम नहीं छोड़ सकते, इसमें कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो हम नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आप इसकी कीमत ले लें लेकिन ये हम लेके जाएंगे। इश्तियाक साहब एक ब्रेक लेते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, एक ब्रेक ले लें अगर आपकी इजाजत हो तो। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं आपसे इसी चीज के ऊपर मजीद बात करते हैं। यहाँ पे अनीस हारून साहबा, ताहिर आलम साहब आपसे भी और जिब्रान नासिर साहब आपसे भी इन्हीं केसेस के हवाले से, इनके पर्सपेक्टिव के हवाले से आगे चल के मजीद बात करते हैं कि क्या होना चाहिए और इस तरह के वाकयात रुक कैसे सकते हैं और जो मौजूदा वाकयात हैं उनका वाकई ट्रू जस्टिस अगर हो तो वो कैसे मुमकिन हो और कब तक होगा। एक कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। अनीस हारून साहब, जो बात इंतजार के वाले साहब भी कर रहे हैं, अब इंसाफ या ये हमारे यहाँ इस तरह का जो मामलात हैं, ये जो रुझान है, ये किस तरफ की इंडिकेशन कर रहे हैं? इसके लिए कैसे करें, कहाँ जाएं? लोगों को तो पता ही नहीं है। वो थाना कचहरी जाते हैं, रुल जाते हैं बिल्कुल। जिस तरह से ताहिर आलम साहब ने कहा कि अगर वकील करते हैं तो वहां पे भी आपकी पेशियां, तारीख, क्या कर रहे हैं? ऐसे वाकयात तो पर सोसाइटी का हिस्सा तो बन रहे हैं, इसको रोकें कैसे? देखिए, ये सारी सिस्टम की बात है। एक तो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में गैप्स हैं
उसके लिए इतनी सिफारिशात दी गई हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं होता, कोई इसको नहीं देखता। दूसरे ये कि जब अदालत में आते हैं तो जो फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल है वो तो थाना है ना, ठीक है, और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। अगर जो क्रेडिबल एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, हाँ? तो फिर आप बताएं कि वो जज के पास केस आया भी तो वो सजा क्या देगा, जबकि एविडेंस खत्म की जा फिर चुकी कहते हैं कि है, अदालतें जो है वो इंसाफ नहीं कर रही है या वो छोड़ रही है या डिस्टॉर्ट की जा चुकी है। दूसरी बात यह है कि इंतज़ार के केस में भी हमने कमीशन ने कहा है कि हमारी टीम अभी तक वहाँ मौजूद है कि आप सारे दस्तावेजी जो भी एविडेंस है, सबूत है, वो हमें दें, क्योंकि हम अपने कानून के तहत मजाज हैं कि हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो हमें उसका इंतज़ार है कि हमें क्या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं और हम किसी नतीजे मर्दान पे की पहुंचे। आसमा जो बच्ची थी 4 साल, ये चले ज़ैनब का मामला उठा, अच्छी बात है कि कम से कम चले आके तो उठा, एक अवेयरनेस आई, सब लोग जागे भी। तो ये मर्दान की आसमा का क्या कसूर है कि अभी तक इसके बारे में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही? इसकी आवाज़ कौन उठाएगा, इसकी आवाज़ कौन बनेगा, इसके वालिदैन को इंसाफ कौन देगा? देखिए, बात यह है कि सारा काम रियासत का है और जो उनकी हुकूमत वहाँ बैठी है, ये उनका काम है कि वो दूसरे सूबों को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने सूबे में क्या हो रहा है उसको नहीं देखते। मुझे बताएं, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा ऐसा है जहां वायलेंस, बच्चों के, औरतों के खिलाफ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं हो रहा है? इसकी वजह यही है कि स्टेट की रिट नहीं है। अगर उसको संजीदगी से लिया जाए और स्टेट अपनी रिट मनवाए, जहां कानून होगा वहां इंसाफ भी होगा। एक रूल ऑफ लॉ एक चीज़ होती है कि कानून ये नहीं होता कि आपके लिए कुछ और है, मेरे लिए कुछ और है, ताहिर साहब के लिए कुछ और है। कानून चाहे वो गरीब है या अमीर है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए यकसा कानून होता है। कभी हमारे मुल्क में ऐसा रहा है? नहीं रहा ना। तो आप जेलों में देखें, कौन लोग आपको नजर आते हैं? वही जिनके न सोर्स है न रिसोर्सेज हैं। बाहर लोग तो अच्छी क्लास भी लेते हैं जेल के अंदर, जी बिल्कुल, और छूट भी जाते हैं। और एक जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है पुलिस पे, सारे इदारों पे, उसका भी हटना और ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ताहिर साहब, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात है, क्या वाकई दबाव होता है, सियासी दबाव? तमाम, मैं अगर ओवरऑल देखूं, तमाम चारों सूबों की पुलिस की अगर हम बात करें, आप बहैसियत एक की पोस्ट एंड सुपरवाइजिंग मैनेजिंग द पुलिस, किस हद तक प्रेशर और इसे हम पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं? यानी इसको खत्म नहीं कर सकते? मैं अगर चारों सूबों पर पॉलिटिकल प्रेशर के हवाले से बात करूं तो बलूचिस्तान को हम इस बारे में इग्नोर करेंगे क्योंकि बलूचिस्तान की पुलिस सिर्फ शहरी इलाके तक, 10% इलाके तक महदूद है। ठीक, वहां पर आर्मी का अमल दखल ज्यादा है। इसके बाद हम केपी की तरफ आते हैं तो केपी का कल्चर डिफरेंट है, और फिर वहां पर जो कानून साजी की गई है, ये बात दुरुस्त है कि केपी की पुलिस पर मेरी पुलिस अफसरों से बातचीत होती रहती है, कतई किसी किस्म का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, किसी मिनिस्टर का ना, यानी केपी में पुलिस के ऊपर कोई दबाव बिल्कुल प्रेशर नहीं है। हालिया बात और हमारे रिसेंटली जी, जो मैंने मुख्तलिफ अपने कोलीग से पूछा है, सिंध और पंजाब दोनों जगहों पर शदीद किस्म का पुलिस पर सियासी प्रेशर है, और ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के एसपीज जो हैं वो हमारे सियासी बॉसेस के कहने पर लगते हैं, बल्कि एसएचओस तक की पोस्टिंग में हमारे लोकल एमपीए, एमएनए, मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और इवन मुहर्रर तक लगवाते हैं वो कि जी मेरा मुहर्रर लगा दें यहाँ पर, वो अपना मुहर्रर समझते हैं। तो सिंध में आईजी एडी ख्वाजा साहब के ऊपर जो इस वक्त जो कशमकश चल रही है, क्या मसला क्या है? उनकी कारकर्दगी का मसला है या सियासी मसला है? देखें, एडी ख्वाजा को सिंध की ही गवर्नमेंट ने उनका नाम दिया था कि लगा दिया जाए, लेकिन वो उनकी तवक्कुआत पर उस तरह से पूरे नहीं उतरे। वो कौन सी उन्होंने तवक्को कौन सी है सर? देखें, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन शो की पोस्टिंग ट्रांसफर में, और खास तौर पर रिक्रूटमेंट के मामले में रिस्ट्रिक्शन शो की, और फिर लेकिन इसके बावजूद खाली एडी ख्वाजा नहीं, और भी ऑफिसर्स के पास इख्तियारात है, और बाकी भी हैं, तो बाकी भी लोग उस तरीके से स्टैंड नहीं करते। उनके तमाम जो नीचे उनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी अगर उसी तरह से स्टैंड करें। ठीक है, मैं जिब्रान साहब की तरफ जरा जाता हूं, फिर मैंने एक ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद आएंगे तो इश्तियाक साहब से भी मजीद बात करेंगे। जिब्रान साहब, अब इस सिचुएशन में जिस तरह से ताहिर आलम साहब ने कहा कि सिंध और पंजाब की पुलिस जो है वो शदीद पॉलिटिकल या सियासी दबाव के अंदर है, तो आप समझते हैं कि ये जब तक दबाव रहेगा तब तक नकीबुल्लाह, मकसूद
इंतजार, ये तमाम वाकयात पेश आते रहेंगे? देखिए, यही वो वजूहत है कि पुलिस के डिपार्टमेंट को, सिविल सोसाइटी को यहाँ पे साथ काम करने की जरूरत है, और साथ में मीडिया को भी। जो अनड्यू प्रेशर जो बंद कमरों में या फोन कॉल के ऊपर पुलिस वालों को दिया जाता है, उसको हटाने का बेहतरीन तरीका है कि इंसाफ के लिए और जो हकायक केस के हवाले से हैं, अगर वो मीडिया बार बार आया करे और ये तमाम सारे सियासी उहदेदारान जो बैठे हुए मिनिस्टर्स बन के इनको बार बार सवाल करे कि कब गिरफ्तारी अमल में लाएगी, कब इंसाफ होगा, तभी ये प्रेशर कम होगा। आप नकीबुल्लाह का भी केस देख लीजिए, सिविल सोसाइटी साथ खड़ी है, मीडिया ने हाईलाइट किया है। बेशक कितना भी प्रेशर आगे हो, राव अनवर हर एक को पता है कि आसिफ जरदारी साहब के मंजूर नजर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की खास लाड ले रहे हैं, मगर अब उनके ऊपर एक्शन लेने पर मजबूर हो गई है। इसी तरीके से एडी ख्वाजा साहब भी, जो उनकी बार बार मुअत्तली का केस हो रहा था, उस केस को सिविल सोसाइटी के लोग ही रहनुमा ले ही लेके कराची के लेके गए थे सिंध हाई कोर्ट, और जो उनकी पावर्स आज आईजी सिंध की रिस्टोर हुई है सालों के बाद, और सालों के बाद आईजी को ये इख्तियार आया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग वही करेगा, उससे पॉलिटिकल अमल दखल नहीं होगा। इस सिविल सोसाइटी को भी आप क्रेडिट दें कि पिटीशन वो लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट को, सिंध हाई कोर्ट के अंदर, और हमें जानते हुए कि जहां हमारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो वर्दी की लाज भी रखना जानते हैं, अवाम की खिदमत भी करना जानते हैं, वहाँ सिविल सोसाइटी को उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मीडिया को भी साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि जो सियासी बैठे हुए दरिंदे हमारे ऊपर, इनका हिसाब लिया जा सके। लेकिन जिब्रान, जिस तरीके से हमने शाहजेब कत्ल में देखा कि अगर आप वाकई बाअसर है तो फिर आप जो है दियत को इस्तेमाल करते हुए आप उस तमाम चीज को जो है विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं, तो ये इस मामले को हम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आपके पास पैसा है तो फिर तो आप समझेंगे कि आप किसी को भी राह चलते कुछ भी कर दें, पैसे की बदौलत आप बाहर निकल आएंगे। सर जी, तब भी शुरू में जब शाहजेब का कत्ल हुआ था, सिविल सोसाइटी सड़कों पे आई थी, उसके बाद मीडिया ने नोटिस लिया था, उसके बाद सो मोटिव हुआ था, उसके बाद ट्रायल हुआ था, मगर अब क्या हुआ? इतने साल बाद वो बाहर क्यों निकला? क्योंकि आपने एंटी टेररिज्म की क्लॉज हटा दी। वो क्लॉज क्यों हटी? क्योंकि जब शाहरुख जतोई के वकीलों ने कहा कि जी ये हटा दे, क्लॉज टेररिज्म नहीं है, तो आपका जो प्रोसिक्यूटर है, इसका काम है प्रोसिक्यूट करना, डिफेंड करना नहीं कातिलों को, उसने कंसीड किया कोर्ट के अंदर कि हाँ जी हुकूमत को कोई एतराज इससे नहीं है, क्योंकि सिंध हुकूमत बिकी हुई थी इस केस के अंदर। मैं लाइव ये बात कर रहा हूँ और पूरे वसूख से कर रहा हूँ कि उन्होंने ना कंटेस्ट किया, पूरा ग्राउंड कंसीड किया और उनको बाजी लेके जाने दी, और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ जी हम कर देते हैं। फिर सिविल सोसाइटी सामने आई है, जहाँ पे पुलिस मौजूद हो, जहाँ पे मकतूल की फैमिली मौजूद हो, जहाँ पे रियासत मौजूद हो, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन मौजूद हो, वहाँ पे भी अब सिविल सोसाइटी, आप अंदाजा करें कैसे हालात हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार सवाल आया है पाकिस्तान की तारीख में कि क्या क्रिमिनल केसेस में थर्ड पार्टीज जो ना कातिल है, ना मकतूल है, ना रियासत है, बल्कि फोर्थ पार्टी, क्या वो अपील लेके आ सकते हैं कि नहीं? क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब ये जवाब पैदा करना पड़ेगा, वरना ये सियासी तमाशे खत्म नहीं होंगे और इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है जिब्रान साहब, मैं आपसे मजीद बात करता हूं। इश्तियाक साहब, जो बात इस वक्त जिब्रान साहब कर रहे हैं, ताहिर साहब ने की, यहाँ पे अनीस हारून साहबा ने की, अब ऐसी सूरत हाल के अंदर आप के जो साहबजादे का लॉस है वो कोई भी पूरा नहीं कर सकता है, लेकिन अब आप समझते हैं कि किस जो बुनियाद आपको कुछ समझ में आ रही है, कोई शक का इजहार आपने किया, अपनी कोई फाइंडिंग्स आपने पुलिस को बताई? अच्छा जी, इश्तियाक साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, फिर मोहम्मद इश्तियाक साहब से मजीद बात करते हैं इसी चीज के ऊपर, इशू रिजॉल्व करेंगे और फिर बात करेंगे और उनसे मजीद जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इश्तियाक साहब, दोबारा से मैं आपकी तरफ आता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। इंतजार ने कभी कोई ऐसी सस्पेक्टेड चीज या कोई ऐसे खदशे का इजहार किया हो जिसका वो निशाना बन गया, जिस हादसे का वो शिकार हुआ और आप तमाम लोग उसके दुख, कर्ब और तकलीफ में मुब्तला हैं? नहीं, इंतजार ने ऐसे किसी खदशे का या किसी बात का इजहार नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत खुश था और बहुत मुतमईन था, और वो तो बहुत हंसता खेलता अपने दोस्तों के साथ रह रहा था। उसने कोई ऐसा खदशे का या कोई ऐसी फिक्र का या कोई ऐसे बात का इजहार नहीं किया मुझे। मदिया का तस्करा कभी किया इंतजार ने आपसे? नहीं, मदिया का तबसरा कभी नहीं किया उसने। मैंने तो ये इंसिडेंट होने के बाद मदिया का नाम सुना है, और ना कोई ऐसा सिलसिला मैं समझता हूँ कि काफी लॉन्ग था। अच्छा, मुझे एक बात बताइए इसके अंदर के 29 नवंबर को तो
जिस सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, नवंबर को तो मलेशिया से वापस आया है। वेरी राइट। वो जिस सीसीटीवी फुटेज की बात हो रही है, वो सीसीटीवी फुटेज आपने अब तक देखी है? जी हाँ, देखिए जी, मैंने देखी जरूर है, लेकिन मुझे दी नहीं गई है। और मैंने आपसे अर्ज किया था ना कि मंडे को मुझे कॉल आई कि हम आपसे कुछ चीजें शेयर करेंगे, और मुझे सीसीटीवी फुटेज दिखाई। मेरे दो अपने लोगों के साथ, मेरी बहन और इंतजार के मामू थे, तो हमने तीनों ने देखी वो सीसीटीवी फुटेज। और वो सीसीटीवी फुटेज देख के ही मैं मेक श्योर हुआ हूं कि ये तो सीधा सीधा प्लांटेड मर्डर है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह क्या हो सकती है सर, ये तो अब इसीलिए ये टीम अब तफ्तीश करेगी, तो मुझे सारे चीजें बताएगी जो इनकी तहकीक में और इल्म में आएगा। अभी मैं क्या कमेंट्स करूं? ये तो इनोसेंट बच्चा था, बेकसूर बच्चा था, इसकी किसी से क्या ऐसी दुश्मनी थी या क्या ऐसे मामलात थे? कुछ भी नहीं, मेरी नॉलेज में नहीं है। इश्तियाक साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका मुतालबा इस वक्त क्या है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, जो कल्प्रेट इसमें सामने आते हैं, किस तरह की सजा उसको दी जानी चाहिए? क्योंकि बिल्कुल मेरा मुतालबा यही है तो कोई कि नहीं। मेरे बच्चे के मर्डर के मामलात जो है इंतहाई शफाफ तरीके से मॉनिटर हों, और मुझे असल हकायक पता चले, और जो इसके कसूरवार हैं उनको करार वाकई सजा मिले। ठीक है, जिब्रान साहब आप मेरे साथ मौजूद हैं? जिब्रान नासिर साहब, अच्छा जी, जिब्रान साहब की लाइन मिलाइएगा जरा सा। ताहिर आलम साहब, ये इस सारे मामले के अंदर आप समझते हैं कि ये केस वाकई बहुत पेचीदा है? नकीबुल्लाह के मामले के अंदर तो वो तमाम चीजें राव अनवार के बिल्कुल अगेंस्ट जा रही, जो बातें कही उन्होंने वो उसके अगेंस्ट है, लेकिन इंतजार वाला जो केस है, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर हकायक और जो शवाहिद हैं वो आसानी से मिल जाएंगे, या मामले में ट्विस्ट आपका कहीं नजर? देखें, ये तो सही जो तफ्तीशी अफसरान है, जो टीम है, वो बता सकती है, लेकिन हर कत्ल के पीछे कोई ना कोई मुहर्रिक होता है, कोई वजह होती है, उसके बगैर वो मुकदमा भी सॉलिड नहीं हो पाता। लेकिन एक चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है कि पुलिस की प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ना होना। गाड़ी अगर नहीं रुकी तो फायर कर देना, ये कोई कानून इजाज़त नहीं देता। जो सेल्फ डिफेंस है, उसमें आप उस सूरत में ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं जब कोई आप पर हमला करे। तो सर, ये वाकयात जो हो जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे कि गाड़ी ना रुकने पे, कराची में वाक़या, ये जो फायर कर देते हैं नाके पे खड़े हुए जो पुलिस एहलकार होते हैं, ये क्यों करते हैं? मैं समझता हूं कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। हमने पुलिस को सही तरीके से ट्रेन नहीं किया, उन्हें नहीं बताया कि किस मौके पर वो कितनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मुलजम भाग रहा है, बेशक वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हो, बेशक उसने कत्ल किए हों, तो हमारा काम ये नहीं कि हम गोली मार के उसको रोकें। हमारा काम है कि हम मुख्तलिफ मेजर्स अख्तियार करें उसे पकड़ने के लिए, हम उसका पीछा करें, हम वायरलेस पर इतला दें, हम उसे फायर करके नहीं कर सकते। ठीक है सर, विद 30 सेकंड मैंने क्लोज करना है। मैं लास्ट कमेंट अनीस साहब आपसे लूंगा। जिब्रान साहब, इन 10 to 15 सेकंड मुझे बताइएगा कि क्या हम ये उम्मीद करें कि मकसूद, नकीबुल्लाह, इंतजार, जो भी लोग इसके अंदर हैं, हम बहुत जल्द उनको जो है वो सजा पाते हुए देख सकेंगे? ये हमारी दुआ भी है और हमारी कोशिशें और काविशें भी हैं। और ताहिर आलम साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा, ये इनकाउंटर वगैरह राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में अच्छे लगते हैं। अब तक 56 हो गया या अब तक 57 हो गया। असल हकीकी दुनिया के अंदर ये जाने होती हैं, कीमती जाने होती हैं। खुदारा कानून को फॉलो कीजिए, अपनी रूल बुक को फॉलो कीजिए। ठीक है जिब्रान साहब। अनीस साहबा, देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये एक बड़ी साहिब राय है। कल जो इश्तियाक साहब ने मुझसे कहा कि कातिल भी उनके पास है, विटनेस भी उनके पास है, राइट, वो मुझे बताएं कि इसका मुहर्रिक क्या है। ठीक, मैं तो नहीं। दूसरी ये कि अगर 70 साल में हमने अपनी पुलिस को ये नहीं सिखाया कि किस तरह फायर करना चाहिए, तो इट्स अ टोटल फेलियर ऑफ अ पुलिस फोर्स। कि एक मामूली सी बात जो हमको मालूम है, हम जो ले पर्सन है, हमें मालूम है कि आप अपने बचाव में भी फायरिंग करते हैं या रोकने के लिए भी टांगों पे गोली मारी जाती है, गाड़ी के टायर्स बस्ट किए जाते हैं, पॉइंट ब्लैंक पे आपको नहीं फायर आप इस पे कर सकते। मैं ये ट्रिगर हैप्पी पुलिस क्यों बनी है हमारी। बहुत शुक्रिया आपका अनीस साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर आलम खान साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। जिब्रान नासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद इश्तियाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और उम्मीद ये करते हैं कि जिस तरीके से आज ज़ैनब के कातिल पकड़े गए हैं, हर बच्ची ज़ैनब है,
हर बच्चा नकीबुल्लाह, हर बच्चा मकसूद, हर बच्चा इंतजार है। कोई भी हो, चाहे उन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में जल्द अज जल्द लाया जाए, वरना अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर इस माशरे में, इस सोसाइटी में हर शाख पे उल्लू ही बैठेगा। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।